अगर आज तक माई एक्सेस माई इंडिया के नतीजे वाकई देश के नतीजे बनते हैं तो 2024 में एक बार फिर 400 पार के साथ बन रही है नरेंद्र मोदी की सरकार। न सिर्फ वो हैट्रिक बना रहे हैं बल्कि प्रचंड जनादेश के साथ एक बार फिर उनकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 30 बार सीएम रहने के बाद तीसरी बार पीएम बनते हुए वो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। और ये हम आपको दिखाते हैं राज्यवार तरीके से तमाम राज्यों के नतीजे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगभग 67 सीटें उत्तर प्रदेश में लाती हुई दिखाई दे रही है, तो केरल में पहली बार एंट्री मारती हुई 2 से 3 सीटों पर दिखाई दे रही है। एनडीए के 400 पार होने के आसार एग्जिट पोल के मुताबिक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में इंडिया गठबंधन को 5 से 7 सीटें लेकिन आ सकती हैं। वहीं गुजरात में जो 26 सीटें हैं वहां पर भी 25 से 26 सीटें, यानी जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है वहां एक बार फिर से जबरदस्त परफॉर्मेंस है। राजस्थान छोड़कर हर जगह क्लीन स्वीप करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, ऐसे तमाम राज्य। वहीं अन्य जगहों पर अगर उन्होंने जबरदस्त घुसपैठ की है तो वो है सीधा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 18 से उनकी सीटें जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं राज्यवार तरीके से वो तमाम आंकड़े। एनडीए के 400 पार होने के आसार एग्जिट पोल में ये इशारा कर रहे हैं। अभय दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के इस वक्त सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में बीजेपी की भी तरफ से प्रतिनिधि हमारे साथ आएंगे। अभय दुबे जी, अच्छा हुआ आपकी पार्टी ने यह फैसला लिया कि एग्जिट पोल में बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि देखिए एग्जिट पोल सिर्फ एक साइंटिफिक तरीका है जिससे नंबर्स आते हैं और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लगभग 94% सही नंबर्स बताने का। अगर यही जो अनुमान है ये 4 जून को नतीजे में तब्दील होते हैं तो एक प्रचंड जनादेश के साथ, मतलब इसका मतलब है प्रो इनकम्बेंसी, इसका मतलब है नरेंद्र मोदी में पुनः भरोसा, इसका मतलब है कि आप विफल हुए, और अगर विफल हुए तो उसकी वजह क्या मानते हैं आप? अंजना जी नमस्कार। नमस्कार। इंडिया गठबंधन दल के विफल होने का प्रश्न ही नहीं, पूरी उम्मीद है हमें कि हिंदुस्तान सफल होगा। मैं विनम्रता से इस बात के लिए गुप्ता जी को बधाई देता हूं कि एक व्यापक सर्वे उन्होंने किया 5 लाख लोगों का, मगर 63 करोड़ वोट जिस देश में पड़ते हो वहां 5 लाख लोगों से मूल्यांकन करना मतलब 0.0793% लोगों का मूल्यांकन वोट में तब्दील, परिणामों में तब्दील होता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। मैं बिल्कुल अवसर नहीं दूंगा इस बार गुप्ता जी को स्टूडियो में नाचने का, और मैं भी एक गाना लिखकर उनको भेजता हूं। वो गाना रॉकी फिल्म का है, देखे जरा किसमें कितना है दम, आगे निकल आए हम वो पीछे रह गए, हम बाजी मारेंगे वो हमसे हारेंगे, हम ऐसे नाचेंगे वो क्या नाचेंगे। तो मैं गुप्ता जी जो बात अभी आप कर रही थी, मैं सुन रहा था कि वो गाने लिख कर देने का और डांस का, तो वो अवसर इंडिया गठबंधन दल नहीं देगा उनको। मैं पूरी तरह से अवसर तो जनता को देना है, कोई पार्टी को नहीं देना है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब जनादेश सामने आता है। और मैं आपकी इस भावना का पूरा सम्मान करती हूँ, क्योंकि अगर योद्धा पहले ही मैदान छोड़ दे तो अच्छी बात नहीं है, और इसीलिए अगर आप एग्जिट पोल में आ रहे हैं आज तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मेरा प्रश्न कुछ और है, मैं मानती हूं कि 4 जून का इंतजार करना ही होगा, ये सिर्फ अनुमान है, अनुमान ही अनुमान है, लेकिन अगर ये नतीजों में तब्दील होता है तो फिर आईने में क्या दिख रहा है आपको? नहीं, आज तो मैं स्वीकार करने को इस बात को तैयार नहीं हूं। 2004 में भी यही था, बिल्कुल हूबहू एक इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। सारे एग्जिट पोल ने 273 सीट्स भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को दी थी, मगर परिणाम बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। 2009 में भी ये मूल्यांकन बिल्कुल उल्टा हुआ था। मैं आशान्वित हूं जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने, इंडिया गठबंधन दल के लोगों ने लोगों के सामने एक दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा कि पहली नौकरी पक्की, भीषणतम बेरोजगारी थी, महंगाई थी, इससे इनकार नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री जी कोई रास्ता दिखा नहीं पाए और हमारे प्रचारक के रूप में काम किया। हमारे घोषणा पत्र को सबसे ज्यादा प्रचार अगर किसी ने दिया, हमारे तो अकाउंट फ्रीज हो गए थे, हम चिंतित थे इस बात के लिए। लेकिन उन्होंने जो नैरेटिव दिया वो जनता ने नहीं स्वीकारा जमीन पर।
न मांस, मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। भारत के स्वभाव में ही नहीं। कौन से एग्जिट पोल के आधार पे आप ये सब बात कह रहे हैं? कौन से एग्जिट पोल के आधार पे ये सब बात कर रहे हैं अभय दुबे जी? क्योंकि अभी तक जो जितने एग्जिट पोल आए हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं एनडीए का। आपका अपना एग्जिट पोल एक होगा, क्योंकि आप भी, मैं नहीं मानती कि जो 80 करोड़ वोटर्स हैं उन तक आप भी पहुंचे होंगे, इसलिए हर पार्टी अभी दावा कर रही है। और सुधांशु जी, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि अभी ये आज तक का एक्सिस माई इंडिया का अनुमान है। हाँ, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है 94% एक्यूरेसी का, लेकिन फिर भी 4 जून का इंतजार तो करना ही होगा। लेकिन ये जनादेश अगर वाकई आता है आपको, जो अनुमान दिखा रहा है, तो फिर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आ रहा है, ये बहुत सारे उम्मीदों को लेकर आ रहा है, और ये बहुत सारी, मतलब आप कह सकते हैं भरोसे को लेकर आ रहा है। इस बात का एहसास है आपको, आपकी पार्टी को, सुधांशु जी? देखिए, सामान्यतः मैं मानता हूं कि एग्जिट पोलों ने जो दिशा दिखाई है, वो दिशा तो उसी दिशा में बहुत स्पष्ट दिख रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रति जो एक अपार जन समर्थन दिख रहा है। हाँ, संख्या को लेकर मतभेद हो सकता है, संख्या को लेकर हमारा अनुमान भी हो सकता है जो वर्तमान में दिखाया जा रहा है इससे बेहतर हो, और अभय दुबे जी सोच सकते हैं कि कुछ परिवर्तन हो, परंतु आज तक जितने भी एग्जिट पोल रहे हैं उन्होंने जो पूरा डायरेक्शन दिखाया है, इतना भारी अंतर अगर कभी दिखाया है तो वो एकदम रिवर्स नहीं हुआ है। और अभय दुबे जी, तो मैं ये भी कह दूं कि 2004 को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो सामान्यतः चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों और एग्जिट पोलों ने जितना दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने वास्तविकता में उससे बेहतर किया है। पिछले 2019 में भी आपको याद हो, सिर्फ आज तक के एक्सिस माई इंडिया ने 300 सीटें दिखाई थी, बाकी सब हमको या तो 270 के आसपास रख रहे थे या उससे नीचे ले जा रहे थे। खैर, वो अलग विषय है। मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज यदि ये निर्णय में तब्दील होते हैं, जिसकी हमें पूरी आशा है और हो सकता है इससे बेहतर संख्या के साथ हो, ये दिखाता है कि अब चुनाव देखिए समाप्त हो गया, चुनाव की सीमा पे जाके लड़ा गया, ये भी देखना चाहिए। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एक सकारात्मक अभियान के साथ, एजेंडा के साथ, 10 साल की परफॉर्मेंस के साथ आना, एक नई राजनीति। एक मैं बात कहना चाहूंगा, देखिए आशुतोष जी भी बैठे हैं तो मैं एक उनको फूड फॉर थॉट भी कहना चाहूंगा। इस चुनाव में सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या देखी? जो लेफ्ट वाले थे जो राइट पे चले गए और राइट वाले लेफ्ट पे आ गए। हम बचपन में सुनते थे कि लेफ्टिस्ट ये कहते थे कि समाज में 2 ही वर्ग होते हैं, अमीर और गरीब, और वही लेफ्टिस्ट आज आकर विश्लेषण करते हुए बताते थे नहीं ये जाति होती है, वो जाति होती है, नहीं गरीब और अमीर कुछ नहीं होता, वो तो जात बिरादरी होती है। जो लेफ्ट वाले ये कहते थे कि साहब जो रिलीजन इज एन ओपियम, वो धार्मिक संस्थाओं के साथ, धार्मिक पार्टियों के साथ गठबंधन करते नजर आए और उनका बड़ी पुरजोर तरीके से समर्थन करते नजर आए। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ी बात रही। हम ये कह रहे थे कि समाज में गरीब और अमीर का वर्ग है और हमको हर गरीब को पहुंचा, वो कह रहे नहीं जात बिरादरी का है। तो मुझे ये लगा कि इतना जो राजनीतिक चरित्र बदलने का प्रयास होता है वो भी अक्सर बहुत सकारात्मक परिणाम देने वाला नहीं होता। एक तरफ हम वो पार्टी है जिसने 70 साल में किसी आइडियोलॉजिकल मुद्दे पे अपना स्टैंड नहीं चेंज किया, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिसने कोई 10 साल ऐसा बता दे जिसपे अपना स्टैंड न चेंज किया हो। मतलब ये जातिगत जनगणना के मुद्दे से लेके और कश्मीर के मुद्दे से लेके हर मुद्दे पे जो नेहरू जी के जमाने का स्टैंड, इंदिरा जी के जमाने का आज पूरी तरह चेंज होता चला गया। तो आज समझिए नया भारत है। आज की डेट में सूचना की क्रांति और सूचना के विस्फोट का दौर है, तो बहुत सारी गलत सूचनाओं का भी आपने प्रयास किया, ठीक है, जो प्रयास किया गया। अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि अंतिम परिणाम आ गए हैं, मगर जो संकेत दिखाई पड़ रहे हैं वो बहुत साफ दिखाई पड़ रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए राजनीति में विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता का प्रतीक बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इंडी गठबंधन विश्वसनीयता के संकट के रूप में उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है इस बारे में विचार ईमानदारी से करना चाहिए। अब चुनाव समाप्त हो गया, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप वाली विषय से हटकर। आशुतोष जी, मैं एक बार आपसे एक रिएक्शन लेना चाहती हूं, क्योंकि यही अनुमान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर मोदी से लोगों में एक फटीग है, ये एंटी इनकम्बेंसी है, लोग बहुत गुस्से में हैं, ये वाली जितनी थ्योरी फ्लोट करने वाले लोग थे उनके लिए तो बहुत बड़ा सदमे का दिन है। सदमे का दिन हो या ना हो, लेकिन अभी तो बहुत बड़ा इफ है ना, बहुत बड़ा अगर लगा हुआ। अगर ये नतीजे वाकई में तब्दील करते हैं 4 तारीख को, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, इन एग्जिट पोल के नतीजे से एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही। अब वो 401 सीटें लेकर आते हैं, 361 लेकर आते हैं या फिर 300 लेकर आते हैं, ये एक अलग तरीके का प्रश्न है।
मैं एक चीज बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि सुधांशु जी को एक बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कोई पॉजिटिव कैंपेन नहीं किया। इस मुगालते में उनको भी नहीं रहना चाहिए, उनकी पार्टी को भी नहीं रहना। वो अगर जीत रहे हैं तो उनको मुबारकबाद मैं एडवांस में देना चाहता हूं। लेकिन जिस तरीके से पूरे प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से पूरे चुनाव को जो कम्युनल कलर देने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान के सवाल को खड़ा करने की कोशिश की, वो इतिहास में दर्ज है और उसमें बदलाव नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप जीत रहे हैं तो बात अलग है, वो अलग तरीके का प्रश्न है। फिर बहुत सारे लोगों के सोचने की जरूरत है कि हम जिस नजरिए से, जिस चश्मे से चुनाव को देखने की कोशिश करते हैं, क्या उसमें कुछ खोट है, कुछ गलत है, वो भी देखने की जरूरत, वो इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। और बहुत सारे लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। लेकिन अगर आप जीत रहे हैं और फिर आप ये कहने की कोशिश करें कि हमने तो सिर्फ पॉजिटिव बातें की, अरे मैं सुधांशु जी को याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब 2014 के पहले कितने वैचारिक मतिभ्रम की स्थिति में थी। ये वही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने 1984 के पहले गांधीयन सोशलिज्म पर बात की थी। और जब आप 1984 में बुरी तरीके से हार गए तो आपको मन मार के आपको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पे आना पड़ा। यही जब लाल कृष्ण आडवाणी थे जो जिन्ना को सेकुलर बता रहे थे, और लाल कृष्ण आडवाणी का वो फेमस बयान मुझे अभी तक याद है जो 1998 में उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि राजनीति आइडियोलॉजी से नहीं, आइडियलिज्म से चलती है। आज वो भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुनाव जीत गई, बहुमत का आंकड़ा हो गया, तो अच्छा है, आप सबको ज्ञान दें, बहुत अच्छी बात है, ध्यान देना भी चाहिए ज्ञान। लेकिन अभी भी लेट्स होल्ड आवर हॉर्सेस, हॉर्सेस तो सब तबेले में ही अंदर ही है, उसमें कौन सा घोड़ों को दौड़ाया जा रहा है। मैं तो बस हमारी दर्शक ये समझ रहे हैं कि कौन ऐसे वक्त पे क्या बोल रहा है और क्या वो समझाना चाह रहा है। अभी घोड़े भागे नहीं है, सब घोड़े अंदर ही हैं, क्योंकि घोड़े असल खुलेंगे जनता वाले, वही होता है। 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वही होगा। लेकिन अच्छा लगा आपका जो एनालिसिस था, वो कहां से कहां आप पहुंचे। लेकिन ये भी आपको देखना चाहिए कि अगर लोकप्रियता नरेंद्र मोदी के सामने दिखाई देती है और उस लोकप्रियता पर कोई मुहर लगाता है तो उस पर धावा बोल देना कितना सही है या गलत है, ये आपको भी मतलब सभी को सोचने की जरूरत है। क्योंकि अभी तो रिजल्ट डे का इंतजार करना ही पड़ेगा, 4 जून को ही रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अभय दुबे जी देखिए, 2-3 बड़ी बातें जो हमारे इसमें आई हैं, हमारे सर्वे में रीडिंग्स है, उसमें देखिए 350 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां पर आपका कोई गठबंधन था ही नहीं, जहां पर आपकी पार्टियां जो कहने को तो इंडिया गठबंधन के अंदर थे। देखिए वायनाड में जब लेफ्ट पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ उतार दिया उम्मीदवार, तो ये अलग बात है कि वायनाड शायद वो जीत रहे हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि हमारे इस सर्वे में क्या कहा जाता है। लेकिन 350 ज्यादा सीटों पर तो आप आमने सामने विपक्षी पार्टियां लड़ ही रही थी। तो कहां वो विपक्षी गठबंधन बना जिसमें आप 543 पर बीजेपी वर्सेस 1 ओपोनेंट कर सकते थे? शायद आपको लगता है कि वहां पर एक कसर रह गई अगर ये नतीजे होते हैं तो? नहीं अंजना जी, देखिए बहुत स्वाभाविक तरीके से हमने पहले से कहा था राहुल गांधी जी ने कि जहां यथासंभव गठबंधन होगा वहां करेंगे। जैसे पंजाब और केरल 2 उदाहरण हमारे पास हैं, वहां मतदाताओं ने अभिमत ये दिया था कि प्रतिपक्ष का दायित्व कांग्रेस पार्टी निभाएगी वहां। तो उन राज्यों में जिन दलों के खिलाफ हम राज्य के स्तर पर लड़े थे, वहां दिया था कि आप सत्ता का मार्ग प्रशस्त करेंगे, उनकी समालोचना करेंगे। तो वहां उन राज्यों में हमने गठबंधन उनसे नहीं किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहां दूसरे गठबंधन की राजनीतिक दलों का कोई उतना व्यापक अस्तित्व नहीं था। बिहार में हम लोगों ने किया, महाराष्ट्र में हम लोगों ने किया, झारखंड में हम लोगों ने किया, वेस्ट बंगाल में कुछ प्रांतों में स्ट्रेटेजिक था कि जहां हमको लगता था, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में किया, बीजेडी और बीजेपी ने एक समझौता करके चुनाव लड़ा। अगर वो दोनों साथ हो जाते तो पोलराइजेशन में कांग्रेस पार्टी बनाम बीजेपी हो जाता। तो ये स्ट्रेटेजिक उनका मूव था जो वहां पर वो सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात आपने लोकप्रियता की, तो लोकप्रियता और लोकहितकारिता, इसमें एक फाइन लाइन है। जरूरी नहीं कि लोकप्रियता का मापदंड लोकहितकारिता पर
चरितार्थ हो या उस दृष्टिकोण से वो उतरे। तो हम प्रधानमंत्री जी के लिए यही कहते हैं कि लोकप्रिय तो हो सकते हैं, लेकिन क्या आप लोकहितकारी हैं, इसकी विवेचना भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। मैंने कहा 14 अप्रैल को घोषणा पत्र, एक प्रवक्ता, एक नेता, प्रधानमंत्री और सहित आप ये किसी ने कह रहे एक हैं, बात नहीं एक की सेकंड, एक घोषणा काउंटर पत्र। क्यों क्वेश्चन है उन्हें अभय पता दुबे जी, कि मुझे अगर पता है घोषणा कि पत्र एक सेकंड सर, एक काउंटर क्वेश्चन है, ये जो लोकप्रियता और लोकहित में काम करने का जो आप ये लकीर बना रहे हैं, आप ये मानते हैं कि लोकहित के कार्य किए बिना ही कोई व्यक्ति तीसरी बार लोकप्रिय माना जा सकता है? मतलब आप जनता के विवेक पर ही प्रश्न उठा रहे हैं। अगर आप सीटें जीते ज्यादा और आपकी सरकार बने तो आप लोकहित में सोच रहे थे, इसलिए जनता ने वोट किया। और नरेंद्र मोदी अगर लोकप्रिय है तो वो लोकहित का काम करने की वजह से नहीं है। ऐसे महान निष्कर्ष पर आप कहां से पहुंचते हैं सर? नहीं, मैं सुनना चाहता था, मैं प्रधानमंत्री के भाषणों में ये बात सुनना चाहता था कि क्या बेरोजगारी पर वो बात करते की, उन्होंने अपने घोषणा पत्र का बिंदु भी नहीं बात की। महंगाई पर क्या कोई प्रकाश डाला उन्होंने? क्या जो पहलवान बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर मारा उस पर प्रकाश डाला? क्या किसानों के समर्थन मूल्य के कानून पर प्रकाश डाला? क्या जीप से रोंदकर किसानों को मार डाला गया उस पर प्रकाश डाला? क्या मणिपुर पर 50 दिन तक मौन साधे रखा उस पर प्रकाश डाला? क्या चीन भारत की सीमा पर घुसाया उस पर प्रकाश डाला? तो ये बात प्रासंगिक प्रश्न थे जो देश की जनता जानना चाहती थी हमारे प्रधानमंत्री। सुधांशु जी जवाब दीजिए। लेकिन सुधांशु जी मैं इसका मानता जवाब हूं दीजिए कि अगर ये प्रतिसाद मिलता है तो ठीक है, हम समालोचक रहेंगे, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं 295 सीटें इंडिया गठबंधन दल को मिलेगी। ठीक है, जरूर 2-4 जून तक तो सभी को इंतजार करना ही चाहिए। सुधांशु जी। नहीं, 4 जून तक ख्वाबों में चांदनी रखने के लिए आपकी हसरतों में अगर वो अपनी रोशनी देखना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, मगर अभय जी ने जो बात कही यही तो मैं बताना चाहता हूं। लोक हितकारिता और लोकप्रियता क्या होती है? सस्ती और छिछली लोकप्रियता के लिए लोक हितकारिता को कैसे किनारे किया जाता है, ये तो आप लोगों ने करके दिखाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा गुड इकोनॉमिक्स के साथ साथ गुड पॉलिटिक्स भी की जा सकती है। जैसे हमने लोगों को लोन दिए, उनको स्वावलंबी बनाया। आप कहते हैं कि हम बांट देंगे और काम चल जाएगा। अरे बांटने से व्यक्ति के मन में भविष्य के लिए, हमेशा के लिए उसके पास रोजगार और जॉब थोड़ी क्रिएट होगा। अब जैसे आपके नेता आए और एकदम कहने लगे अभी हम सब बंटवारा कर देंगे। अब मैं बंटवारे का एक उदाहरण बताना चाहता हूं जनता को। 2014 में हमारी सरकार आई, तब इस देश में 15 करोड़ स्मार्टफोन थे। स्मार्टफोन एक लग्जरी माना जाता था, अब उतनी बड़ी बात नहीं माना जाता। अब आप कहते हैं 15 करोड़ बांट देंगे, 120 करोड़ पॉपुलेशन थी, कितनों को बांट देते? आज हमने वो स्थिति लाई कि आज 84 करोड़ के लगभग 80 करोड़ के लगभग स्मार्टफोन हैं, जिसमें कि 60 करोड़ जो होते हैं एंड वाले स्मार्टफोन हैं। आज 90 करोड़ के आसपास इंटरनेट कनेक्शन हो गए। ये होता है गुड इकोनॉमिक्स। आपके जमाने में जो डाटा की कीमत थी उससे 1/30 पे ले आए, यानी आपके जमाने में एक दिन जो डाटा कीमत थी उतने में आज 1 महीने डाटा चलता है। ये होती है गुड, यानी आप डेवलपमेंट करें और रिसोर्सेस का जनरेशन करें, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। अरे साहब वो जमाने लद गए जब आप किस जमाने की बात कर रहे हैं कि हमको अंदर बंटवारा करना है। अब तो भारत में इतनी दुनिया में जाके तरह तरह से रिसोर्सेज आ रहे हैं, हमारे जिस ढंग से डेवलपमेंट हो रहा है इस पे देखना था। मगर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दुबे जी तो मर्यादित भाषा में बोल रहे हैं, उससे ज्यादा तलखी जो है तेवर में आशुतोष जी को नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि हम साहब ये बात कह रहे हैं। आशुतोष जी आप लिखत पढ़त काम करने वाले व्यक्ति हैं, ये किसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि बहुसंख्यकवाद को नहीं चलने देंगे? ये क्या था? ये कंस्ट्रक्टिव बात, हम लाए थे ये विषय। अल्पसंख्यकों के खान पान और पहनावे को हम महत्ता देंगे, तो क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा था? अल्पसंख्यक जैन है, उनके खान पान के लिए कितनी बार प्रयास किया है। सिखों के खान पान, पारसियों खान पान, यहूदियों खान पान कितना किया। अब आप आइए, ये इसी समय चुनाव के समय कर्नाटक सरकार मुसलमानों को आरक्षण देने की बात क्यों लाई? इसी समय लालू प्रसाद यादव क्यों बोले कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए पूरा का पूरा? चंद 2 महीना पहले बंगाल की सरकार 71 जातियों को ओबीसी में लाके 65 मुस्लिम क्यों लाई? और सबसे ऊपर ये वोट जिहाद शब्द किसने बोला? हिंदी में कहावत होती है खुला खेल फर्रुखाबादी। तो फर्रुखाबाद लोकसभा के ऊपर जब इंडी गठबंधन की कैंडिडेट वोट जिहाद बोलती है तो खुला खेल हो गया, फर्रुखाबादी। और ये बताइए मान्यवर, ये शशि थरूर, चुनाव तो हो रहा भारत में, ये बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में जाके क्यों आर्टिकल लिख रहे हैं मोदी हैज टू गो?
फिर ये बताइए, फवाद चौधरी 2-2 बार प्रशस्ति गान कर रहे हैं, नेहरू से लेके और राहुल गांधी का, और कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं कह रहा है, कांग्रेस का नेता कि आप कौन होते हैं हमारे बीच में बोलने वाले, कृपया आपने उसमें रखिए। और तो और पाकिस्तान का सम्मान होना चाहिए, उसको एटम बम है, चीन का कथित आक्रमण है, भारत वाले कोई पश्चिम वाले अरब की तरफ है, पूरब वाले चीन की तरफ है, उत्तर वाले यूरोप की तरफ, दक्षिण, अरे क्या क्या नहीं कहा गया मान्यवर। आपके जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति को इतना मति भ्रंश नहीं हो सकता इस पृथ्वी पर। एकदम खुला खेल शीशे की तरह दिख रहा था कि भारत को किसी तरीके से तोड़कर फोड़कर सत्ता के एक टुकड़े पर भी हिस्सा मिल जाए तो उतने में मेरी संतुष्टि है। और इधर एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार के साथ था, तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ रहा था मोदी जी के नेतृत्व में हमारी अप्रोच। और खुला खेल किसने किया, कौन कर रहा था, वो सब अब जनता समझ लेगी। और खेला होबे कहने वाली ममता बनर्जी के लिए भी बड़ी चुनौती होगी अगर हमारे एग्जिट पोल के अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ओडिशा, बंगाल और तेलंगाना और यूपी में मेंटेन करना, ये सबसे बड़े यूएसपी जो पॉइंट्स हैं वो यहीं से आते हुए एनडीए को दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 62 से 72 सीटें बीजेपी को आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जनादेश जो है ये साबित कर रहा है कि पूरे भारत में जो सबसे बड़े टेकअवेज हैं एक्सिस माई इंडिया आज तक इस एग्जिट पोल में, उसके मुताबिक पहली बार केरल में 2 से 3 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु में भी एक बार 2014 में 1 सीट आई थी, वहां पर भी 2 से 3 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। तेलंगाना में परफॉर्मेंस में जबरदस्त इजाफा है, कर्नाटक में मार्जिनल फॉल है, तो दक्षिण भारत में टीडीपी के साथ जो अलायंस आंध्र प्रदेश में है वो एक तरफा तरीके से 400 पार वाले नारे को सही साबित करने में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। आइए उत्तर भारत में, तो मध्य प्रदेश, गुजरात में परफॉर्मेंस रिपीट, यानी जो पीक परफॉर्मेंस थी उसमें वो कामयाब होते दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 18 सीटों से सीधा वो लगभग 30 सीटें 31 सीटों पर पहुंच रहे हैं। ओडिशा में बहुत बड़ा राइज है, बहुत बड़ी उछाल है। वैसे ही तेलंगाना में है, जैसा मैंने पहले कहा था, एमपी में परफॉर्मेंस बरकरार रहती है और इस बार छिंदवाड़ा तक बीजेपी के पास जा सकता है। वहीं राजस्थान में फॉल है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी लगभग 4-5 सीटों पर 6 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल एक बार फिर से पूरी तरह से बीजेपी की झोली में। पंजाब में फिर मामला गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन दिल्ली में सिर्फ 1 सीट में, चांदनी चौक की सीट पे कहा जा रहा है कि थोड़ा मामला गड़बड़ा सकता है। इस एक्सिस माई इंडिया आज तक के इस एग्जिट पोल के मुताबिक, अनुमानों के मुताबिक, एक बार फिर से आपको बता दें, पूरी चर्चा एग्जिट पोल के आधार पर है और एग्जिट पोल एक अनुमान होता है जिसमें एक सैंपल साइज लिया जाता है, उस पर होता है। लेकिन 94% एक्यूरेसी के ट्रैक रिकॉर्ड वाले एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। नतीजे 4 जून को ही आएंगे और वो भी आप सबसे तेज आज तक पर ही देखेंगे। अब चूंकि इस हिस्से में अब मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए कि विपक्ष की तरफ से जिन सीटों पर, देखिए राजस्थान में, हरियाणा में भी मैं कहती हूं, अभी तक देखिए अभय दुबे जी, ये दोनों राज्य भी पूरी तरह उनकी तरफ जा रहे थे, लेकिन इस एग्जिट पोल में मार्जिनली ही सही आपका वहां पर दिख रहा है कि आप राजस्थान में भी कई सीटों पर परेशान कर रहे हैं और 3 से 4 सीटों पर हरियाणा में भी। अब सवाल यह है कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी अन्य राज्यों में भी वही होनी चाहिए थी जो यहां पर है, क्योंकि कई राज्यों में लोकतंत्र बचाओ, मैं दरअसल ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ, जब ये हेमंत सोरेन अरविंद केजरीवाल के साथ आप लोगों ने बहुत बड़ी रैली रामलीला मैदान में की, तो ऐसा लगा कि जो नेता जेल में जा रहे हैं उनको बचाने की रैलियां हो रही हैं। लेकिन राजस्थान, हरियाणा में बात अलग थी। नहीं देखिए, एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि इन नेताओं को बचाने के लिए नहीं, प्रजातंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जो करप्ट लीडर्स जिन पर आरोप बीजेपी लगाती थी उनको तो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी खुद शामिल कर रहे थे बारी बारी से। मैं कई बार कह चुका हूं, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा, एक लंबा क्रम था और 2015 से यह सिलसिला जारी था। मानसिकता का फर्क है। आप देखिए सुधांशु जी ने क्या कहा, एक लाइन में उन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफी का सवाल जब खड़ा हुआ तो कहते हैं ये कर्ज उनका माफ करना चाहते थे और हम लोग उनको इंपावर करना चाहते हैं। अरे 16 लाख करोड़ रुपए धनपतियों का माफ नहीं किया। 76.15% टेलीडेंसिटी थी जब आपकी सरकार आई थी। ये किसने किया था? किसने ये सारा नेटवर्क स्थापित किया? 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने का संकल्प किसका था? आज बताइए क्या हाल है उसका, उस स्कीम का। बीएसएनएल को खत्म किन कंपनियों के लिए किया, ये देश जानना चाहता है। खैर, मुद्दों पर इन चुनावों में बात हो गई, लेकिन प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में भी नीचे तक
जो दलित समाज के लोग हैं उनको इस बात का आभास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कराया कि 400 पार यानी आरक्षण पर वार। इन्होंने कहा कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। संशोधन और पूरे संविधान को बदल देने में अंतर है। जनगणना का प्रश्न खड़ा किया। हमने तो की थी जातिगत जनगणना 2011 में। हमने जो जनगणना की थी उसके डेटा आपने छुपा दिए। आपने अरविंद पनागरिया की कमेटी एक बनाई कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष उसकी जांच करेंगे, ना उसके कभी सदस्य बनाए, ना उसकी आज तक कोई मीटिंग नहीं की, वो डेटा छुपा दिया। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये एक एक्सरे है। जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि किस वर्ग को कितना आर्थिक रूप से अभय दुबे जी देखिए, आगे नहीं बढ़ेगा। ये सब जो तो मुद्दे मूल आप उठा सवाल रहे हैं ना, अनंत बहस इस पर हो सकती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इन्होंने नंबर्स छुपाए। अरे आपने कौन से कर्नाटक में, और मैंने तो भूपेश बघेल का भी इंटरव्यू किया, वैसे ही डीके शिव कुमार का भी किया। बघेल साहब ने भी कहा कि मैंने सबसे बिहार से भी पहले मैंने नंबर्स जारी किए हैं, मैंने काउंटिंग की है, लेकिन उन्होंने भी नंबर्स नहीं जाहिर किए। क्यों नहीं उन्होंने नंबर्स को सार्वजनिक किया? मैं इस पर बिहार ने तो किया ना बड़ा खुलासा करता हूं। राज्य जो करा रहे हैं वो जातिगत जनगणना नहीं है, वो सिर्फ सर्वे है। भारत के संविधान के आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 के एंट्री 69 में ये केंद्र का अधिकार है और मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि अभय जी मैंने सर्वे नहीं पूछा तो कि बिहार ने सर्वे जारी किया, मैं कह रहा हूं, लेकिन सर्वे काउंटिंग जो सर्वे किया बघेल साहब ने वो नहीं सार्वजनिक किया, ना डीके शिव कुमार ने, मतलब जो सिद्धारमैया की सरकार है उन्होंने कर्नाटक में किया। एक सेकंड जल्दी से एक सवाल मेरा उनसे है, सुधांशु जी से। सुधांशु जी, हमारा ये सर्वे ये भी बता रहा है कि शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अगड़े, मतलब सबका आपको साथ मिला, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट है उनमें एक तबका जाता हुआ दिख रहा है इंडिया गठबंधन के साथ। क्या आप ये मानते हैं कि ये जो आरक्षण के मुद्दे पर आपके कुछ सांसदों का बड़बोलापन था कि हम संविधान बदल देंगे, 400 पार आएंगे, तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ा? क्योंकि आरक्षण के खिलाफ आप आरक्षण बदल देंगे, ये विपक्ष ने जनता को समझाया। देखिए, निश्चित रूप से इन्होंने शुरुआत में एक प्रयास किया कि आरक्षण को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जाए। इनका पूरी राजनीति भ्रम और भय दो मुद्दों पे थी, और हमारी जो राजनीति थी वो विकास और विश्वास के ऊपर थी। हम जनता का विश्वास अर्जित कर रहे हैं विकास के आधार पे, ये भ्रम पैदा करके भय उत्पन्न करना चाहते थे। अब यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो बात अभी अभय दुबे जी ने कही। राहुल गांधी तो कई रैलियों में बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर में बोले हैं कि हमने कहा नीतीश कुमार से, बिहार में सरकार थी, देखो भाई तुम्हें तो जनगणना करनी पड़ेगी। अरे भाई, समझ में नहीं आता उस सरकार में आपकी हैसियत क्या थी जो आपने कहा। चलो मान लिया, आपने तो उसको जनगणना कहा, सर्वे को, चलो सर्वे ही सही। तो जहां सीधी सरकार है क्यों नहीं कर रहे हो भाई? हिमाचल में कर दीजिए, तेलंगाना में कर दीजिए, और कर्नाटक में तो स्थिति है, डीके शिव कुमार ने ओपनली कहा कि मैं नहीं करने दूंगा जारी। और किसी को समस्या हो तो जाके राज्यसभा की कार्रवाई देख ले। मैं उस समय था, खड़गे जी ने जब खड़े होकर बोला तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी स्वयं कर्नाटक से आते, उन्होंने कहा खड़गे जी से, अरे भाई आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो चैलेंज कर रहा है कि मैं सर्वे को नहीं सार्वजनिक करने दूंगा। तो ये जो दिखता आपकी कथनी और करनी में अंतर, उससे लोगों को भी बाद में समझ में आया कि अच्छा, एक और बात है, ये कहते हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे, इन्होंने तो खत्म कर दिया था। जामिया मिलिया में 2011 में खत्म कर दिया SC ST OBC का पूरा, मुस्लिमों को दे दिया पूरा का पूरा। 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST OBC का खत्म कर दिया पूरा का पूरा। लेकिन सुधांशु जी देखिए, अब ये कंक्लूसिवली तो नहीं कहा जा सकता ये मुद्दा चला, ये मुद्दा नहीं चला, ये क्या, क्योंकि उसके लिए इंतजार करना होगा सीट वाइज तरीके से। लेकिन अभी तक जो ओवरऑल एवरेज है वो ये दिखा रहा है कि आपके जो साथी हैं उन्होंने अन्य जगहों पर तो ठीक परफॉर्म किया, लेकिन राजस्थान में आप अकेले थे। बिहार जहां आपको 39 आउट ऑफ 40 हुआ था, वहां पर आपकी कमजोर कड़ी नीतीश कुमार बन रहे हैं। एकमात्र हिंदी पट्टी का राज्य है, हिंदी भाषी राज्य, जहां पर बीजेपी की सरकार, मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं बना है आज तक। सरकार तो आपने बनाई है, नीतीश बाबू को CM बनाया है। ये स्टेट आपसे कुछ कह रहा है इस लोकसभा चुनाव में भी। आपको क्या सुनाई दे रहा है? देखिए, बिहार बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो प्रयास किया था इंडी गठबंधन ने, उसके सूत्रधार तो बिहार में थे नीतीश कुमार जी। जब उन्होंने इनको छोड़ दिया तो सारे सूत्र तो स्वतः बिखर गए। जिसको ये
अपने हिसाब से सामाजिक न्याय की प्रयोगशाला बनाते थे, अजग बताते थे, वो तो आज अगर देखा जाए समाज के भिन्न भिन्न वर्ग हमारी तरफ। अंजना जी, आपने एक बात बहुत सही कही, आज तक ये हिंदी भाषी राज्यों में ऐसा एक राज्य है जहां हमारा मुख्यमंत्री कभी नहीं बना। परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हमारे जितने उप मुख्यमंत्री बने, 5 उप मुख्यमंत्री बने, जिसमें 4 पिछड़ी जातियों से बने और चारों अलग अलग जातियों के। सुशील कुमार मोदी जी आज के समय में, सम्राट चौधरी जी, तारकेश्वर जी, रेणुका जी और विजय सिन्हा जी तो अगड़ी जाति से हैं। ये बताइए, इन्होंने इतने साल में बनाया तो दूसरे मतलब दलित और सवर्ण तो छोड़िए, पिछड़ों में दूसरी जाति तो छोड़िए, अपनी जाति में जब सत्ता देने की बात आई तो पहले लालू यादव जी का साला, फिर मेरी बीबी, फिर मेरा बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर दूसरी बेटी, अब एक और बेटी। अरे भाई, इसी के लिए तो कहावत होती ना, वो बाटे रेवड़ी पुनी पुनी अपने को। ये सामाजिक न्याय, मतलब सामाजिक न्याय यह है कि सब कुछ अपने परिवार में बांट दो और जरूरत पड़े तो गरीबों की जमीन भी ले लो और उसके बाद कहो जी हम इसके अलंबरदार हैं। मुझे लगता है कि अब हर वर्ग में बहुत जागरूकता आ गई है, सूचना क्रांति के अनुसार सबको जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, भ्रम भी फैलाया जाता है, मगर कोई ईमानदारी से चाहे तो उसको चीजें समझ में आती हैं। इसीलिए बिहार में ऐसा जो आपका अनुमान है, हमारे हिसाब से तो अनुमान से कहीं बेहतर रिजल्ट होने वाले हैं। इसी कारण से इनका असली चरित्र अब जो आगे, मैं एक बात और कह दूं, जो मीडिया स्वतंत्र हुआ है और जो साक्षरता बढ़ी है, दशक दर दशक भारतीय जनता पार्टी उतनी ही शक्तिशाली हुई है। हमारी पहली सरकार तब आई थी जब 50% साक्षरता दर थी, मोदी जी की सरकार तब बनी जब 60% साक्षरता दर, और अगर आज देखें तो साक्षरता दर 70% से ऊपर होगी, 75% के आसपास या 80 के आसपास पहुंच रही होगी, तो हम 400 के पार पहुंचते दिखाई पड़ रहे हैं। बस ये इतना काफी है बताने के लिए कि कौन सच के आधार पर राजनीति करता, कौन भ्रम के आधार पर राजनीति। सबसे बड़ा टेक अवे एक्सेस इंडिया आशा के इस एग्जिट पोल में मेरे मुताबिक सुधांशु जी है, बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, इन 5 राज्यों पर। क्योंकि आप मतलब कोई कमाल नहीं कर रहे तमिलनाडु या केरल में, लेकिन आप पैर दरवाजे में अटकाते हुए दिखाई दे रहे। तेलंगाना में आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो रही है 11 सीटों तक, जहां पर आप 1 से 4 पर पहुंचे थे 19 में। ओडिशा में आपकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त हो रही है। बंगाल में आप ममता दी को बहुत बड़ा चैलेंज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस रूप में आगे बढ़ी है, मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। 2014 का चुनाव हुआ, उसके जस्ट बाद, उस समय राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे और 2 महीना रहे थे, उसके बाद अमित शाह जी अध्यक्ष बन गए थे। राजनाथ जी ने मुझे बात बताई कि चुनाव जस्ट जीतने के बाद 2014 के बाद जो उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने हमसे कहा, भाई मोदी जी तो गजब है, चुनाव जीतने के बाद व्यक्ति होता तो थोड़ा सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी, चलो चुनाव जीते। कहा वो पहली मीटिंग में ये डिस्कस कर रहे थे कि 2014 के चुनाव की बात कर कि 2019 में हम किन किन राज्यों से बेहतर काम कर पाएंगे ताकि सीटें बढ़ सकें। उसमें बंगाल और उड़ीसा प्रमुख थे और तेलंगाना। आप सोचिए, जब अमित शाह जी अध्यक्ष बने तो उस लाइन के ऊपर फिर जो काम होना शुरू हुआ तो बंगाल में कहा हम 2-2.5% के ऊपर थे, 3 सीटों पे थे। पिछले विधानसभा में लोगों ने कहा हमारी 77 रह गए, अरे 38% वोट पाया हमने। आप सोचिए, तेलंगाना में अभी लोग कहते थे, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमने जो शानदार सफलता हासिल की और जिस शिद्दत के साथ हम लड़े, लोग कहते थे अरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों लड़ते। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और ये 10 साल के सतत प्रयास, कर्मठता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस समय रहे अमित शाह जी और आज नड्डा जी हैं, उनके नेतृत्व में संगठन का काम और एक एक माइक्रो लेवल पर जिस ढंग से काम किया जाता, उसका परिणाम है। कोई अनायास ऐसा नहीं हुआ है कि कोई एकदम से हमें अनायास कोई चीज मिल गई है। ये सतत प्रयास का एक सहज स्वाभाविक फल है। और आप ये समझिए कि तमिलनाडु में इस बार वोट प्रतिशत में आप देखिएगा कि हमें उसमें भारी परिवर्तन है, एक पैराडाइम शिफ्ट की तरफ तमिलनाडु बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दक्षिण भारत में हम सीटों के लिहाज से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगे। 2-3 सभी दलों में मिलाकर ठीक है। सबसे ज्यादा सीटें हमारी होंगी दक्षिण भारत।
पीएम का तो खैर इसमें फैसले रहते ही हैं, लेकिन गृह मंत्री ने भी जो फैसले स्ट्रेटेजिकली लिए, जिसमें जेडीयू की वापसी को स्वीकारना फिर से, आपको लगता है कि वो क्रूशियल रहा टीडीपी के साथ अलायंस आंध्र प्रदेश में? क्योंकि वहां पर टीडीपी के गेंस जाहिर तौर पर आपको 400 पार वाले नारे को सही करने में साथ देंगे। तो ये दोनों फैक्टर्स, लेकिन साथ ही राजस्थान, और आप तो राजस्थान को बहुत अच्छे से समझते हैं मिस्टर त्रिवेदी, राजस्थान में क्यों फिसले सांसद जी? अभी अनुमान है। देखिए, तीनों बातों का उत्तर देता हूं। देखिए, बिहार में जो हमारा जेडीयू से दोबारा हुआ, अगर आप देखें तो 1995 से आज 2024 तक के 29 सालों में 1.5 साल के 2 कालखंड हटा दें तो तकरीबन 21 साल तो ये हमारे साथ रहे। तो एक सहज गठबंधन जो था वो भाजपा जदयू का था। राजद और जदयू का सहज गठबंधन नहीं है, क्योंकि इनके वोट बैंक, कार्यकर्ता, प्रवृत्ति सभी में मतभेद है। टीडीपी के साथ अगर हम देखें तो टीडीपी हमारे साथ अटल जी के समय में भी रही, 2014 से 19 में मोदी जी की सरकार के समय में रही। तो आंध्र में जो सहज स्वाभाविक गठबंधन था भारत भाजपा का, वो टीडीपी के साथ था। राजस्थान में जो आप बात कह रही हैं, राजस्थान में कई सर्वेक्षणों में दिखाया है कि हम कुछ एक सीटों में पीछे हैं, परंतु हमें विश्वास है कि जब परिणाम आएगा तो 2019 की परफॉर्मेंस हम रिपीट करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, 2019 में तो मैं सह-प्रभारी था राजस्थान में। हमारा अनुमान लगता था हम लोगों को कि 22-23 सीटें आएंगी, 2-3 सीटें हमें गड़बड़ लगती थी, और कई बार एक आध बार तो मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को ये कह भी दिया था। परंतु जब परिणाम आया तो 24 हमारी और एक हमारे सहयोगी दल के, हम 25 की 25 जीते थे। तो मुझे लगता है इस पे अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे राजस्थान का। ठीक है, ये भी दिलचस्प है। हरियाणा पर आइए। हरियाणा में भी फिसल रहे हैं आप 3 से 4 सीटों पर। देखिए, हरियाणा में अगर आपको याद हो तो पिछली बार भी हमें काफी कम आंका जा रहा था। हमें तो लगभग 50-50 पे ले आया गया था कि 5 हम जीतेंगे और वो जीतेंगे। जहां पर अच्छा हो रहा है वहां आप गदगद दिख रहे हैं, तुरंत स्वीकार कर रहे हैं, पूरा सम्मान और एकदम वीर रस में आ जा रहे हैं। नहीं, हम स्वीकार कर रहे हैं। हो सकता है अगर हरियाणा, नहीं सुनिए तो, नहीं अंजना जी, यदि यही परिणाम रहते हैं तो हम ईमानदारी से इसका विश्लेषण करेंगे। हम आपसे बात कह रहे हैं, यदि यही परिणाम रहते हैं तो विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हम ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे। परंतु अभी हमारा विश्वास ये है कि ये परिणाम जब आएंगे तो इससे बेहतर आएंगे। चलिए, इंतजार रहेगा कि क्या परिणाम रहते हैं, और हमारा भी एक्सेस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल कितना सटीक बैठता है या फिर नहीं बैठता है, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल 2-3 अंतिम के प्रश्न जल्दी जल्दी में आपसे पूछते हुए, सबसे बड़ी बात आप क्या मानते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, क्योंकि ये नंबर्स तो फिर सीधा इशारा कर रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी है नरेंद्र मोदी के लिए। देखिए, यहां पे मैं एक बात कहूंगा कि एक सज्जन ने मुझे बताया कि वो अपना एजेंसी वाले सर्वे कराते हैं, और जो बहुत सारे यहाँ लुटियन जोन में डिस्कशन होता था, इतनी सीटें कम है, उन्होंने बड़ा अच्छा फार्मूला दिया। उन्होंने कहा एकदम ऑब्जेक्टिव सर्वे कराते हैं, और ऑब्जेक्टिव सर्वे के बाद एकदम क्रिटिकल एनालिसिस करके जो रिजल्ट आता है उसमें हम 10% ऐड कर देते हैं। उनका 10% किस बात का? ये मोदी जी की लोकप्रियता का ऐड कर देते हैं। हम ये मानते हैं कि 10% वोटर तो ऐसा है कि उसको कितना भी स्थानीय परिस्थितियों में जाइए, जब बटन दबाते समय उसको जब राष्ट्रीय चुनाव और मोदी जी का चेहरा दिखता है तो उसका बटन उधर चला जाता है। और उनका कहना है कि पिछले 10-12 सालों से राज्य और केंद्र जहां भी चुनाव हुआ है उनका यह फार्मूला सही साबित हुआ है। तो मुझे लगता है मोदी जी डेफिनेट रूप से एक सबसे बहुत बड़ा पुल है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है कि इस समय हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो भारत में ही सबसे लोकप्रिय नहीं है, जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्व में है। और मैं अंजना जी एक और बात कह दूं, प्रधानमंत्री बनने के 7 साल पहले से 2007 के गुजरात चुनाव के समय से आप देख लीजिए, कोई सर्वेक्षण उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री पद की चॉइस में मोदी जी सबसे ऊपर नजर आते थे। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, एक लॉन्ग जर्नी करते हुए एक बहुत हाईएस्ट पीक तक पहुंचने में सफलता हासिल की, और अपने इस प्रभाव के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को भी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तक ले जाने में सफलता हासिल की। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था को ऑल टाइम हाई में, भारत की सिक्योरिटी को ऑल टाइम हाई में, भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग को ऑल टाइम हाई में ले गए, तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को भी उस दिशा में ले जाने में सफलता है। ये ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए।
टीडीपी और जेडीयू, देखिए ये गठबंधन के आपके साथी, अगर यही नतीजे में तब्दील होता है अनुमान, तो ये दोनों ही ऐसी पार्टियां हैं जिनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा है और बहुत अनरिलायबल भी हैं ये दोनों। क्या आप सहमत नहीं है मुझसे? क्योंकि नीतीश बाबू तो इधर से उधर में ही लगे रहते हैं। इधर चंद्रबाबू नायडू ने भी कई बार, और जिस मुस्लिम आरक्षण की आप बात करते हैं, जिसके खिलाफ बोलते हैं, नायडू जी को उसका श्रेय मिलता है। देखिए, मेरा मानना है कि ये दोनों दल भी पूर्व में हमसे अलग भी हो चुके हैं, हमारे साथ भी रह चुके हैं। जो भी दल हमसे अलग हुए, अगर आप उनको देखें तो हमने किसी दल को अपने से अलग नहीं किया है, और अंततः उन्हें इस बात का आभास हुआ कि एनडीए के अंदर जिस प्रकार का मान सम्मान और समन्वय का भाव है, ये दूसरी जगह नहीं है। आप देखिए, जो दल हमसे अलग हुए थे, जैसे अकाली दल हुए या इवन शिवसेना भी अलग हुई, तो शिवसेना से हम बड़े दल बन गए। इवन आपके सर्वेक्षण में भी जो दिखाया जा रहा, तो शिवसेना से तो हम बड़े दिखाए जा रहे हैं ना। तो इसलिए हमने कहने का प्रयास किया, हमने ईमानदारी से सबका साथ दिया है। हमने नीतीश कुमार जी के साथ भी 1995 से सहयोग निभाया, चंद्रबाबू नायडू जी के साथ उस समय भी 2014 से 19 तक हमारी सरकार रही। मुझे ऐसा लगता है कि अब दोनों ही नेता काफी परिपक्व भी हो चुके हैं, और अब राजनीति में भी बहुत सारे विकल्पों को देखने के बाद निश्चित रूप से अब उनका संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधांशु त्रिवेदी जी। रात के लगभग 11:51 हो चुके हैं, लेकिन आज तक एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल है ही इतना दिलचस्प कि हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।